ठीक है, कल हमने बताया था आपको कि सेल में हमने कुछ डिस्कस किया था। तो आज का जो हमने कहा था कि हम जो आगे बात करेंगे वो चालान पे बात करेंगे, सेल चालान पे। और सेल का कुछ पार्ट है वो अभी आ, है, जैसे कि अगर हम सेल बिल बनाते हैं तो फार्मा की बात करें तो इसमें, या अगर एक स्टॉकिस्ट लेवल पे बात करें तो आगे और भी चीज होती हैं जिसपे ना वो, जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो उसके यहाँ पे सेल्समैन वगैरह भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो अभी इस डिफॉल्ट सेटिंग में सेल्समैन का ऑप्शन कहीं भी शो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा पार्टियां जो हैं वो एरिया और रूट भी डिफाइन करती है। वो इसलिए करती हैं कि पर्टिकुलर उनको एक एरिया में या रूट में अपना सेल देखनी है या आउटस्टैंडिंग देखनी है, या उसके अकॉर्डिंग हमें जब बिल बना लेते हैं तो स्टॉक डिस्पैच के लिए निकालना है। जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट होते हैं तो उनके यहाँ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ सेल्समैन पे भी काम होता है कि हर एक सेल्समैन है वो अपना मार्केट में जाके अपने ऑर्डर रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग वो आके ऑफिस में आके अपने इनवॉइस बनवाता है, बिलिंग करवाता है। तो सेल्समैन का सिलेक्शन हमें ऑन करना है, सेल्समैन वाइज इसकी यहाँ वर्किंग होती है। तो हमें जो है कंट्रोल वाइज सिस्टम पैरामीटर में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंट्रोल पैरामीटर्स है रिकॉन का, जिसमें अलग अलग सेटिंग्स टैब किए हुए हैं। तो हमें जो है सेल पे जाना है, और सेल में आपके पास सेल 1 to 6 तक 6 टैब हैं। तो ये जितने भी टैब यहाँ पर हैं ये सारा जो भी सेटिंग दी है इससे हमारा इफेक्ट जो है वो सेल की एंट्री पे आएगा, या सेल का जो फॉर्म है उसको चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। राइट, ठीक है। जैसे अगर हम सेल का फॉर्म देखें तो उसके अंदर जो जो कॉलम हमें शो हो रहे हैं वो आपका सेल वन में यहाँ से हो रहे हैं कि हमें सीरियल नंबर का कॉलम आ रहा है। स्टॉक टाइप शो नहीं हो रहा है लेकिन कॉलम हमने रखा है। स्टॉक टाइप वो था जब हमने कल आपको बताया था कि सेल बिल के अंदर अगर आप शिफ्ट F11 करते हैं तो आपको रिटर्न टाइप खुलता है, स्टॉक टाइप, कि आपको सेल रिटर्न लेना है। तो वो तभी ओपन होगा उसका विड्थ जब आपने यहाँ पे ये विड्थ डाल रखा है। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक बार सेल फॉर्म भी ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको और क्लियर आ जाए। ठीक, ये हमारा सीरियल नंबर का हो गया। स्टॉक टाइप जो हमने रिटर्न का कहा था तो वो आपका बटन से ऑन हो रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट, पैकिंग, बैच, एक्सपायरी, क्वांटिटी, डेट, अमाउंट, डिस्काउंट, टैक्स, तो इतने कॉलम मुझे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो इनकी जो विड्थ हमने सेट की है वो ये है। आप यहाँ पर इस विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज पर आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग या कस्टमर के डिमांड पे। अगर उसको चाहिए कि नहीं एमआरपी का कॉलम भी हमें ऑन स्क्रीन सामने दिखाना है, मैंने जो सेटिंग करी है उसमें मैंने हटा रखा है, तो आप यहाँ पे एमआरपी का कॉलम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है विड्थ सपोज आपने 800 यहाँ पे लिया है तो ये 800 मेरा अभी जो स्क्रीन अगर आप देखेंगे यहाँ पर वो मेरी पूरी की पूरी सेट हो रखी है। ठीक है, तो उसमें आपको जो विड्थ है इसी में ही एडजस्ट करनी है, और वो कहीं आपको प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे विड्थ एडजस्ट करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है ये 2500 में आए, और ये 1500 था तो 1200, तो मेरा 800 आपका एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड्स है, ये आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी फील्ड आपको यहाँ पे नया ऐड करना है तो मैंने नया जैसे एमआरपी ऐड किया तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक जो बिलिंग है, स्टॉक अगर मेरे पास अवेलेबल है तभी मैं स्टॉक का बिलिंग कर सकता हूँ। तो ये है आपका कि अगर मुझे नेगेटिव बिलिंग करनी है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, तब भी मैं स्टॉक सेल आउट कर सकता हूँ। अभी सॉफ्टवेयर जितना आपके पास स्टॉक शो हो रहा है उतना ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप वो कंट्रोल चेंज कर सकते हैं कि अगर नेवर रहेगा तो आप नेगेटिव बिलिंग नहीं कर पाएंगे, ऑलवेज में हमेशा कर सकते हैं। नेगेटिव बिलिंग आप यूजर वाइज भी कर सकते हैं कि एक यूजर के पास अथॉरिटी है कि वो नेगेटिव बिल बना सकता है, लेकिन दूसरे यूजर के पास अथॉरिटी नहीं है तो वो नेगेटिव बिलिंग नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे यूजर वाइज डिफाइन कर देते हैं तो फिर आपको जाके यूजर में अदर यूजर एंट्री में ऑप्शन है नेगेटिव बिलिंग का। तो यहाँ से आप जो नेगेटिव बिलिंग टिक कर रहेंगे तो वही यूजर यहाँ पे बिलिंग नेगेटिव में कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसी तरह जैसे मैंने यूजर में बताया तो आप ब्रांड वाइज है तो ब्रांड के अंदर भी ऑप्शन है, ग्रुप, कैटेगरी और प्रोडक्ट वाइज।
और लास्ट में एक है स्टॉक टाइप। स्टॉक टाइप मतलब हमारे पास दो टाइप से हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। एक आपका सेलेबल गुड्स होता है, ठीक है, और एक आपका जो है वो होता है नॉन सेलेबल, दैट मीन्स स्क्रैप या एक्सपायर्ड गुड्स। तो नॉन, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ठीक है आपको नेगेटिव बिलिंग बंद करनी है लेकिन सिर्फ सेलेबल में करनी है, नॉन सेलेबल में नहीं करनी है। तो अगर यहाँ पर स्टॉक टाइप पे आप करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर सेल 5 में ऑप्शन यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि नॉन सेलेबल में आपको नेगेटिव करनी है और सेलेबल में नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो इन दोनों ऑप्शन का जो रिलेशन है वो यहाँ से है आपके स्टॉक टाइप, स्टॉक वाइज से। क्लियर? तो मैंने नेवर अगर कर रखा तो ये नेगेटिव बिलिंग नहीं होगी दोनों केस में, सेलेबल में भी नहीं होगा और नॉन सेलेबल में भी नहीं होगा। इसके बाद जो इसमें जरूरी है जैसे रेट फ्रॉम आइटम, इसका मतलब है कि अगर जैसे फार्मा सेक्टर है तो यहाँ पर हमारे जो प्राइस है या तो वो हमारे बैच वाइज चलते हैं कि एमआरपी, बैच वाइज ही एमआरपी चल रही है, बैच वाइज ही हमारा सेल रेट होगा। तो बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, लेकिन जो मास्टर से चलाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट आइटम से चलना है तो रेट फ्रॉम आइटम से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था बीच में एक बार, जब बैच हमारे पास शो होता है तो वो किस सीक्वेंस में हमारे पास शो होना चाहिए, ये उसका है कि हमें बैच नंबर वाइज शो करानी है लिस्ट। अगर मल्टीपल बैच मेरे पास है एक आइटम के, एक्सपायरी डेट वाइज फीफो लिखो, एमआरपी असेंडिंग और एमआरपी डिसेंडिंग, तो इतने मेथड आपके पास हैं। राइट? इसके अलावा ये है आपका एमआर सिलेक्शन, मतलब मेडिकल रैप, इसको आप सेल्समैन भी बोलते हैं। तो वो आपके मास्टर से पिक हो, मतलब अगर आपने पार्टी में सिलेक्ट कर दिया लेकिन वो चाहते हैं नहीं मैं अपना मैनुअल सिलेक्ट करूंगा, तो आप यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन करिए। तो मतलब आपको हर इनवॉइस पे बताना पड़ेगा कि ये जो बिल मैं जिस क्लाइंट के नाम बना रहा हूँ वो किस सेल्समैन का है। राइट? लॉस इंडिकेशन, वार्निंग करे, मैसेज करे या स्टॉप कर दे। तो अगर आपका स्टॉक लॉस पे जा रहा है, कॉस्टिंग से नीचे कोई सेल कर रहा है, तो वो उसको मैसेज करे या आपका स्टॉप बिलिंग कर दे। बिलिंग नहीं करना है तो वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद सेल वन में एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको जो है नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, वो एप्लीकेबल करना है। अगर मेरा स्टॉकिस्ट है तो मैं यहाँ पर होलसेल सेलेक्ट करूंगा, और अगर मेरा रिटेल है तो मैं रिटेल सेलेक्ट करूंगा। ये इसलिए है कि जैसे होलसेलर है, अगर वो नारकोटिक ड्रग्स किसी को सेल आउट करता है तो वो जो है रिटेलर्स को सेल आउट कर सकता है, वो डायरेक्ट किसी कस्टमर एंड यूजर को नहीं दे सकता। राइट? या किसी डॉक्टर को दे सकता है। तो उसके लिए नॉर्म्स है कि नारकोटिक ड्रग्स अगर वो सेल आउट करता है तो जो सामने से खरीद रहा है स्टॉकिस्ट से, तो उसके बाद ड्रग लाइसेंस नंबर होना जरूरी है रिटेल का, तभी वो परचेज कर सकता है। ठीक है? बाकी जो नारकोटिक्स में नहीं आते तो रिटेलर के अलावा जो डायरेक्ट सेल भी करते हैं, तो आपको हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स और रिटेलर को सप्लाई करनी है जिनके पास रिटेल का लाइसेंस है। और अगर आप रिटेल के अंदर हैं तो आप नारकोटिक ड्रग्स जो है उस क्लाइंट पेशेंट को दे सकते हैं जिसके पास प्रेस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन हो, मतलब डॉक्टर का जो लिखित पर्चा होता है वो होना चाहिए कि डॉक्टर ने अगर लिखा है तो ही आप पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं आपको नारकोटिक्स जो ड्रग डिपार्टमेंट है या जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन आपसे ले सकता है। सेल्समैन, तो ये जरूरी इंफॉर्मेशन थी, जो मेन चीजें आपको यहाँ पे टिक रखनी है, ध्यान में रखनी है कि जैसे स्टॉक आपका नेगेटिव बिलिंग होना है या नहीं होना है, तो ये चीजें तो डिफॉल्ट आती हैं। इसके अलावा जो है ये नारकोटिक्स का है तो यहाँ पर होलसेलर या रिटेलर आपको सिलेक्ट करना है। कस्टमर से आप ये पूछ सकते हैं कि आपको लॉस इंडिकेशन पे मैसेज चाहिए या बिलिंग स्टॉप चाहिए, तो वो भी आप ये जरूरी टिक है। जो जो जरूरी टिक है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक? इसके अलावा जैसे अगर आप सेल 2 में गए, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे फर्स्ट वाले में देखेंगे स्टॉक टाइप पे विड्थ डला हुआ है, तो लेकिन मुझे सेल में ये फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि स्टॉक टाइप पे जो मैंने टिक नहीं कर रखा। तो अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो वो मुझे फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, वो मेरा बटन प्रेस करने पे ओपन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो फॉर्म परमानेंट दिखे तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, तो उसका मतलब है कि फर्स्ट टिक का है कि आपका टैप स्टॉप कर्सर वहां पे रुकेगा और विजिबिलिटी भी रहेगी, लेकिन
अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सिर्फ उसमें विजिबिलिटी रहे, कर्सर नहीं रुकना चाहिए, यूजर को जब जरूरत होगी वो माउस से क्लिक करके उसको फॉर्म को ओपन कर सकता है और एंट्री कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर ये और सारे ऑप्शन दिए हैं कि अगर मुझे सेल्समैन शो करना है तो मैं यहाँ पर सेल्समैन को भी यहाँ पर टिक करूंगा तो मेरे पास ये 2 टिक आ गए। दैट मीन्स सेल्समैन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी तरह ये सारे टिक्स आपके दिए हुए हैं, राइट, कि टैक्स का टाइप है, सेल्समैन है ना, स्टॉक टाइप पे मैंने राइट कर दिया, बैच नंबर मुझे चाहिए, डील मतलब फ्री क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट में मल्टीपल डिस्काउंट पे आपका कर्सर जाना चाहिए तो मैंने यहाँ टिक कर दिया, तो डिस्काउंट के साथ दूसरे डिस्काउंट पे भी कर्सर जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप ये टिक कर सकते हैं। अब देखेंगे आप मेरा टैक्स पे कर्सर नहीं रुकता, सिर्फ टैक्स का कॉलम शो होता है क्योंकि इस पे भी राइट टिक लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि प्राइस पे भी मेरा कर्सर ना रुके तो इस पे ये टिक यहाँ पे क्लिक करके हटा देंगे, दोनों हट जाएंगे, राइट वाले पे आप टिक कर सकते हैं। चलिए ये मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ओके हो गया है, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, ये फॉर्म क्लोज कर दिया, वापस मैंने F4 किया तो ठीक है, मैंने सिलेक्शन किया, अकाउंट जो पार्टी है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म और क्रिएट हो गया है सेल्समैन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप F2 करके ये क्रिएट कर सकते हैं। सेल्समैन 1 और उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये सेल्समैन है पूरा एक, अगर सिर्फ सेल्समैन की बात करें तो हमें यहाँ सिर्फ सेल्समैन ओपन करना है और इसके आगे नहीं जाना है कि एएसएम उसके इसके अंडर में है, एरिया सेल्स मैनेजर एएसएम का मतलब है। अगर आप मार्केटिंग कंपनीज में जाते हैं तो पूरी एक फील्ड फोर्स होती है, ये जो यहाँ पे शो हो रही है सेल्समैन है, इसके ऊपर एरिया मैनेजर, देन सेल्स मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर और टॉप में सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो ये किसके अंडर में है तो उसकी हेल्प यहाँ पे पूछ रहा है, तो जब एएसएम हम ओपन करेंगे तो वो किसके अंडर में वर्क करता है। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि एंट्री लेवल पे तो हम सेल्समैन ही सिलेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर की रिपोर्ट्स आपकी ऑटोमेटिक बनती जाती है, वो रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपका यूज में आता है। या हमें सेल्स की फिगर देखनी है कि हमारी एरिया वाइज कितनी भी, क्योंकि एक सेल्समैन है उसको एक पर्टिकुलर एरिया दिया है या 2 एरिया दिए हैं और उसके एरिया के अंदर बहुत सारे कस्टमर उसके हो सकते हैं जिनको वो डील करता है, तो ये उस पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये मैंने सेल्समैन यहाँ पे शेयर कर दिया और एक सेल्समैन और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सेल्समैन 2 करके। तो यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सेल्समैन 1। बाकी बिलिंग आपकी एज इट इज वही रहेगी जैसे हम करते आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपका ये ट्रांस टाइप मैंने जैसे ओपन किया था तो ये फॉर्म मेरा देखिए ओपन हो गया, बाय डिफॉल्ट सेल ही चल रहा है, तो इसको भी आप ओपन रखते हैं लेकिन मेरा कर्सर वहां पे नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा मैंने उस पर एक राइट विजिबिलिटी सिर्फ ऑन करी है और उस पर टैब स्टॉप नहीं दिया है। और देखेंगे मेरा रेट पे भी कर्सर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने टैब स्टॉप कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग, जैसे कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम भी ऑन कर सकते हैं और टैब स्टॉप सेट करिए ताकि उसका जो है बिलिंग में, और अगर मैंने डबल डिस्काउंट दिया था तो सेकंड डिस्काउंट के लिए भी मेरा कर्सर रुक रहा है। तो इस तरह से आप उसका जितने आप एंटर बचा सकते हैं उतनी ज़्यादा स्मूथ रहेगा उसके बिलिंग करने के लिए और फास्ट आपकी बिलिंग होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक सेल्समैन का यहाँ पर बिल जो है सेव कर दिया। अब इससे फर्क ये हुआ कि इस सेल्समैन के अकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड्स मेरे जनरेट होने शुरू हो गए हैं, राइट। जैसे अभी आप अगर हमने सेल बिल बनाया है तो ये क्लाइंट के नाम पे तो जा ही रहा है और सेल्समैन के अकाउंट में भी जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक सेल्समैन एक से ज्यादा कस्टमर को डील करता है, कि वो अमित को भी डील कर रहा है और राम मेडिसन को भी डील कर रहा है। तो मैंने मैनुअल सिलेक्शन दिया था तो मुझे यहीं पे मैनुअल ही सिलेक्शन करना है। अगर मैं सेटअप में मैंने बताया था कि अगर मैं उसको फ्रॉम मास्टर कर दूंगा तो सेल्समैन हम जो है यहाँ पर पार्टी के अकाउंट में है, तो उसका लेजर है F3 करके हम इसकी अदर डिटेल में यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेल्समैन है ये जाता है। ठीक है,
तो उससे वो सेल्समैन उसका फिक्स हो जाएगा। तो वो मतलब पिक करेगा, आप कर चेंज करना चाहें उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्समैन जो है उसके मास्टर से पिक होगा। अब इसके बाद आती है एरिया और रूट की बात। अब क्या होता है कि जैसे हमने सेल्समैन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, पार्टी में अपने एरिया और रूट भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अब रूट और एरिया क्या है, जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर अगर आप एक स्टॉकिस्ट जो है एक सिटी में काम कर रहा है और उस सिटी में बहुत सारे छोटे छोटे जो एरियाज हैं, मतलब 3 और 4 किलोमीटर के बाद वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर एरिया के नाम आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर पार्टी मेरी जो है किस एरिया से है। और रूट एक हो गया कि पर्टिकुलर वर्क एरिया गया, आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप पूरा सिटी को आपने 4 या 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, तो उसको भी आप बीट प्लान भी बोलते हैं उसको एफएमसीजी में। तो आपने डिवाइड कर दिया कि भाई वो आप रूट में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें, तो मान लीजिए ये पार्टी जो है मेरी, एक एरिया आता है हमारे पास 4 बाग, और ये मैंने दे दिया कि ये मेरा जो है सेंट्रल लखनऊ में आता है, ठीक है। इसी तरह जो है दूसरा एरिया मैंने एक बना दिया कि ये मेरा नॉर्थ लखनऊ में आता है, राइट। तो इस तरह से आप ये अपना एरिया बना सकते हैं, रूट बना सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे ये बताना है एरिया में कि ये मेरी जो पार्टी है, जैसे आपने यहाँ पे बनाया कि ये 4 बाग एरिया की है, और इसमें आपने बता दिया कि ये मेरा सेंट्रल लखनऊ में आता है। तो इससे क्या है कि मेरा जो ये क्लाइंट है, मैंने बता दिया कि ये इस एरिया में रहता है और मेरे इस रूट पे आता है। तो इस तरह से 4 बाग में और भी कस्टमर मेरे हो सकते हैं, ठीक है। या 4 बाग के पास ही कोई दूसरा एरिया है, वो भी सेंट्रल लखनऊ के अंदर आ सकता है। तो जब मैं 4 बाग का कोई सेल की रिपोर्ट निकालूंगा, तो मेरे पास 4 बाग में जितने भी क्लाइंट होंगे उन सब की रिपोर्ट आएगी, चाहे सेल है या आउटस्टैंडिंग है या सेल की फिगर्स है, कुछ भी मुझे आपको निकालना है। और इससे थोड़ा जो बड़ा हो गया रीजन, वो मेरा हो गया सेंट्रल लखनऊ। तो अगर मुझे कलेक्शन के लिए जैसे या डिलीवरी के लिए बंदा जाता है, अब भाई सेल्समैन आया, सेल्समैन ने आपको ऑर्डर लिखवाया, ऑर्डर से आपके बिल बन गए। अब वो माल जो है, मान लीजिए वो 50 पार्टियों का आपका ऑर्डर लेके आया और उसने वो सारे ऑर्डर से बिल बनवा लिए। अब आपको डिस्पैच के लिए जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही 4 5 कंप्यूटर में हर एक सेल्समैन अपने बिल बना रहा है और बिल कंटिन्यूस में बनते चले जा रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, इवनिंग में जब आपने बिलिंग हो गया, अब आपको डिस्पैच करना है। तो सॉफ्टवेयर से वो क्या चाहते हैं कि आप ऐसी रिपोर्ट निकाल दें डिस्पैच की कि मैं मुझे पर्टिकुलर एक सेल्समैन की चाहिए कि इस सेल्समैन ने कितने बिल बनाए और उसके अंदर कितना गुड्स आपको डिस्पैच करना है, उसकी एक समराइज आ जाए। हो सकता है एक आइटम आपकी एक इनवॉइस में बनी हो एक क्लाइंट के लिए, और वही पर्टिकुलर आइटम आपकी दूसरे कस्टमर के लिए भी बनी हो। तो उस आइटम के लिए अगर मैं बिल वाइज निकालने जाऊंगा, तो मुझे 50 बिल का स्टॉक निकालने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए अगर मैं समराइज कोई रिपोर्ट निकाल देता हूँ, तो मुझे उस 50 में से बहुत जो कॉमन चीजें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो मेरे को एक ही रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे इतना स्टॉक निकालना है इस सेल्समैन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्पैच रिपोर्ट। तो उसका यूज वहां पर आता है कि जब बिलिंग के बाद हम डिस्पैच रिपोर्ट निकालते हैं, तो वहां पर वो क्लब स्टॉक की रिपोर्ट निकालता है कि ये आपको सेल हुआ, ये आपको निकालना है। तो वो स्टॉक से आउट किया जाता है और लोड करके और उतने बिल उसको देके डिलीवरी मैन को दे दिए जाते हैं कि भैया अब आपके पास ये टोटल स्टॉक है आपके 50 इनवॉइस का। अब आपको जाके इस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये आपके इनवॉइस है, ठीक है। तो जब आपको ये सारा मैनेजमेंट करना होता है, तब आपको सेल्समैन या एरिया या रूट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज एरिया, आप जब कलेक्शन के लिए जब आपका बंदा जाता है पेमेंट लेने के लिए, तो हमें पर्टिकुलर एक रूट डिसाइड अगर प्री डिफाइन है कि ठीक है यार, आज मेरा जो रूट है वो सेंटर जोन है, तो अगर मैं सेंटर में जोन में जा रहा हूँ, तो मेरे अगर प्री डिफाइन है मास्टर, तो मेरे लिए बहुत इजी है ना, कि मुझे क्लाइंट याद नहीं रखने या छांटने नहीं है। तो जब आप सेंटर जोन का आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालेंगे, मतलब जो कलेक्शन जिनसे लेना है, कलेक्शन जिससे भी मुझे लेना है, तो वो रिपोर्ट जब हम निकालते हैं उसको हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब उस रिपोर्ट में आपका बिल टू बिल आपकी ये रिपोर्ट होती है कि ये बिल आपका कब बना और आपको कब उसको पेमेंट के लिए जाना है।
ठीक है। तो मुझे हर एक क्लाइंट की चाहिए, तो मैं फिर से उस रूट के अंदर मेरे कितने क्लाइंट है मुझे पहले वो लिस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर अलग अलग निकालूंगा। इसकी बजाय आप सिंपल उस रूट का टोटल निकाल लीजिए, तो सारे क्लाइंट्स आपके अलग अलग स्टेशन में जो उस रूट के अंदर सिलेक्टेड है, उस रूट के अंदर आते हैं, उन सबकी रिपोर्ट्स निकल जाएगी। और वो रिपोर्ट्स आप एरिया वाइज भी निकाल सकते हैं, और वो रिपोर्ट अगर पर्टिकुलर सेल्समैन है, सिर्फ उसी के बिल की कलेक्शन के लिए जाना है, तो वो भी कर सकते हैं। पर जनरली ऐसा होता नहीं है कि भाई सेल्समैन तो ठीक है, उसने अपना बुकिंग कर दिया, आज भी बुक किया, कल भी बुक किया, अब मुझे पेमेंट के लिए एक रूट पे जाना है, तो हम ये नहीं है कि भैया अभी इस क्लाइंट का 4 बाग में एक कस्टमर है, मैं उससे पेमेंट लूंगा, लेकिन 4 बाग में दूसरा कस्टमर है, उससे मैं पेमेंट नहीं लूंगा, है ना। तो वो आपका एक मतलब डिपेंड्स है आपके स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर उसका वर्किंग कैसा है। तो इनका यूज आपका इन जगह पे आता है। अब मैंने ये सेव कर दिया। इसके बाद ये मास्टर में अगर आपने डिफाइन कर दिया, और इसके बाद अगर आप बिलिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। ये तो हो गया बिलिंग तक का, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, अब आपकी कौन कौन सी, जैसे मैंने बताया था कि बिलिंग के बाद आपको स्टॉक डिस्पैच करना है, तो उसके लिए अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे, सेल रिपोर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी एक डिस्पैच समरी है, राइट। डिस्पैच समरी ये आपको निकालनी है। जैसे मैंने कहा कि 22 तारीख को मैंने जितने भी बिल आपके बनाए हैं, अब अगर मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, तो मैंने जितने बिल बनाए थे, 2 बिल मैंने बनाए हैं, दोनों बिल आगे, दोनों में सेल्समैन वही है। ठीक है, मैं थोड़ा डेट चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता कल के बिल भी हम निकाल लेते हैं। कल का जो हमने इन्वाइस बनाई थी वो भी हमारे पेंडिंग है, वो भी हमने डिस्पैच नहीं किया। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर इस सेल्समैन में सिलेक्ट किया है, लेकिन इन बिलों में सेल्समैन नहीं लिया है। ठीक है, तो अगर मुझे सेल्समैन वाइज निकालना है, अगर मैं यहाँ पर सेल्समैन सेलेक्ट करता हूँ कि भाई इस सेल्समैन के जितने भी बिल हैं वो सारे मेरे पास शो हो जाए, तो मेरे पास शो हो गए कि भैया ये 2 बिल जो है मेरे को इस सेल्समैन के बन गए हैं। अब इनका स्टॉक निकालना है। अब यहाँ पर मैं जब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करूंगा, तो मेरे ये बिल सिलेक्ट हो गए। अब स्टॉक आपका क्लब किस पे करेगा कि वो आइटम के साथ उसका बैच और एमआरपी जिसका सेम है, उसको वो क्लब करके शो करेगा। ठीक है, क्लब मतलब उसको जोड़ के शो करेगा कि वही बैच मैंने अमित को भी दिया है और वही बैच मैंने राम मेडिसिन को भी दिया है, तो दोनों का स्टॉक कंबाइन करके मुझे दिखाएगा। अब उसमें क्या क्या प्रिंट होना चाहिए रिपोर्ट में, आपका एमआरपी होना चाहिए और बैच होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, और इनवॉइस की लिस्ट भी प्रिंट कर दें, ताकि मेरे पास लिस्ट आ जाए, या स्टेशन की लिस्ट भी प्रिंट कर दें कि कौन कौन से स्टेशन में मुझे जाना है। तो जैसे ही मैंने प्रिंट किया, तो मुझे पता चल गया, देखिए ये रिपोर्ट सामने आ गई। तो उसने कहा कि भैया 21 से इस तारीख के बिल है, इनवॉइस नंबर की लिस्ट ये होगी कि इतने इनवॉइस आपको अपने पास रखने, 11 नंबर, 12 नंबर, या इसके बाद जितने भी नंबर इनवॉइसेज है वो सारे आपको यहाँ पे ले जाने हैं। टोटल इनवॉइस की वैल्यू होगी, 2 इनवॉइस है, 2 इनवॉइस का टोटल स्टॉक ये है। अब ये 2 कॉलम में निकल रहा है, यानी ये प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी निकालनी है, हो सकता है ये 10 क्वांटिटी दोनों बिलों में अलग अलग कस्टमर की हो, तो उसने क्लब करके ये रिपोर्ट निकाल दी। तो बस इस रिपोर्ट के बिहाफ पे ही वो स्टॉक निकालेगा, और आगे सेल्समैन को या डिलीवरी मैन को दे देंगे, भैया ये बिल पकड़ो, आपके ये बिल की लिस्ट है, और ये आपका टोटल स्टॉक है, आप जाके आप डिस्पैच करो। मतलब जो बिल वाइज छांटना है आप वहीं पर छांटते रहना, राइट। तो ये एक यहाँ पर हो गया। इसी तरह जैसे मैंने सेल्समैन बताया, तो आप एरिया वाइज भी कर सकते हैं। वो सब ये सारे फिल्ट्रेशन है, ये जितने भी है फिल्ट्रेशन है ना। सिलेक्टेड टैग करने हो, मुझे एक सेल्समैन का निकालना हो, एक पार्टी का निकालना हो, पर्टिकुलर एक सीरीज का ही निकालना हो कि भाई उसके बिलिंग सीरीज 2 अलग अलग बनती हैं, है ना, तो एक सीरीज का अलग निकालना है, तो ये हो सकता है। और इसके अलावा जो क्या क्या चीजें हमें प्रिंट करनी है वो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से ट्रांजेक्शन टाइप हमें टैग करने हैं कि भैया हमें सिर्फ सेल रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेल वाला बताएं, तो वही प्रोडक्ट आएंगे। इंडेक्स होता है कि अगर प्रोडक्ट वाइज इंडेक्स करना है या कंपनी वाइज करना है, तो कंपनी का नेम भी प्रिंट करना है तो वो भी ऑप्शन है। तो इस तरह से जितने आप देते जाएंगे कंपनी वाइज भी बता देगा, भैया ये जनरिक का है, ये फाइजर का है, ये खंडेलवाल का है, ये इसका है। तो इसकी जरूरत नहीं होती। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगर ये
ये सारे ऑप्शन हैं, इसके थ्रू आप जाना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गया डिस्पैच समरी। इसके बाद होती है बाद में जब कलेक्शन के लिए जाना है ना, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। अगर आप अकाउंट्स में जाएंगे तो ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है। तो ये ऑल है, इसी में ही आपकी फील्ड था, मतलब सेल्समैन वाइज भी है, तो और एरिया वाइज भी, रूट वाइज भी है। अगर मैं यहाँ पे पार्टी वाइज जाऊंगा तो मुझे सिलेक्टेड पार्टी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि मुझे किसकी रिपोर्ट निकालनी है। या तो मैं अमित फार्मा की निकालूंगा यहाँ पे, या किसी और की निकालूंगा। ठीक है, तो इसकी बजाय आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर जाएंगे और आप पर्टिकुलर एक एरिया वाइज आप निकाल लेंगे या सेल्समैन वाइज निकाल लेंगे। तो जब आप सेल्समैन वाइज यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फील्ड स्टाफ सेलेक्ट करना है कि मुझे भाई इस फील्ड स्टाफ की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए। राइट, अब इसमें जैसे अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपकी ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपकी आ गई। अब इस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आपको जो शो हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि भैया सेल्समैन जो आपका है उसका नाम ये है, इसका फर्स्ट क्लाइंट है अमित फार्मा, जिसका टोटल इनवॉइस वैल्यू ये है जो हमें उससे लेनी है, पैसा लेना है। और उससे पैसा जो लेना है वो इस बिल के अगेंस्ट लेना है, उसके बिल की लिस्ट आ जाती है कि कौन सा बिल नंबर है और उसकी बिल डेट क्या है, बिल अमाउंट क्या है। तो ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। फिर सेकंड पार्टी की डिटेल आ गई कि उसका कौन सा बिल जो है वो आपका ड्यू है। अब इसमें और भी ऑप्शन है, और भी इंफॉर्मेशन है जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट रिपोर्ट में जाएंगे, सेल्समैन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पे ये जो टैब है यहाँ से आप और सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि भाई आपको ड्यू डेट क्या है ना, या ड्यू डेज कितने दिन का आपने दिया था, ड्यू डेट क्या है। आपको याद होगा मैंने अकाउंट मास्टर में बताया था कि जब आप पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर आप ड्यू डेज दे सकते हैं। या जैसे दूसरा पार्टी कौन था, राम मेडिसिन, 7 डेज मैंने दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं उसको 7 दिन की उधारी दे रहा हूँ, ऑलरेडी परमिटेड है, उसके लेजर में डिफाइन है। तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, मतलब उसकी पेमेंट करने की डेट वो बिल डेट से 7 दिन बाद की होगी, तो उसको हम ड्यू डेट बोलते हैं। ड्यू डेज हो गया 7 डेज। राइट, अब ये एडजस्टेड अमाउंट है, कितना पेमेंट वो हमें दे चुका है और कितना उसका बैलेंस है, तो ये बैलेंस अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे टिकिंग चेक कर सकते हैं कि ये, अगर आपको उसका नंबर भी चाहिए, सेल्समैन कहता है सर मेरे को नंबर भी रिपोर्ट में छाप के दो ताकि मैं उसको फोन भी कर पाऊँ, और है ना, तो इस तरह से आप ये इसमें ऑन कर सकते हो। तो अगर आपको रिपोर्ट में ये चाहिए कि नहीं सर, उसमें आप एक काम करिए, डिस्काउंट भी प्रिंट करा दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि मैंने उसको कितना डिस्काउंट ऑलरेडी बिल पे दे चुके हैं। कई बार क्या होता है कि जब पेमेंट लेने जाते हैं तब कस्टमर कहता है कि सर आपने जो है डिस्काउंट तो दिया ही नहीं था बिल में, या आपने कम दिया था। तो बिल की कॉपी तो वो लेके नहीं जा रहे हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट लेके जा रहे हैं। तो उस रिपोर्ट के अंदर आप चाहते हैं कि वो आ जाए, तो जब आप इसको टिक कर देंगे तो उतनी चीजें आपकी रिपोर्ट्स में आ गई। ठीक है, तो ये राम मेडिसिन आ गया, उसका मोबाइल नंबर डाला तो वो आ गया, उसका ऑनर का नाम आ गया कि राम मेडिसिन में कौन है। अब ये बिल है, इसका बिल डेट थी आपकी 22 अप्रैल, 7 दिन आपका ड्यू डेज आपने दिया था, तो दैट मीन्स उसका जो पेमेंट ड्यू हो रहा है वो आपका 29 अप्रैल को हो रहा है। तो 29 अप्रैल के बाद ही आप उससे पेमेंट लेने जाएंगे, मतलब एज शेड्यूल जो होगा 29 डेज के बाद ही, 29 अप्रैल के बाद बनेगा। बिल वैल्यू ये थी, पेमेंट मैंने कोई भी रिसीव नहीं किया, मतलब पार्ट पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं क्योंकि इसमें वही बिल आपके शो होंगे जो सिर्फ आपके पेंडिंग है। क्लियर, जो पेंडिंग बिल्स हैं वही शो होंगे। तो अगर इसके अंदर मैंने पार्ट पेमेंट दिया है तो उसका लेस करके मेरा बैलेंस अमाउंट क्या है और कितना उसमें डिस्काउंट में दे चुका हूँ। अगर अमाउंट प्रिंट नहीं करना है तो आपको यहाँ बिल नंबर के पीछे देखिए एक स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस बिल के अंदर आप ऑलरेडी आपने डिस्काउंट दे रखा है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि इसमें ऊपर जो है काफी सारे आप देखेंगे दिए हुए हैं। अब इसमें एज ऑन डेट होती है कि आज ये रिपोर्ट आज की डेट में निकाल रहे हैं, 22 तारीख में निकाल रहे हैं। आप ये भी हो सकता है कि आज तो मेरी बिलिंग चल रही है ना, आपने कहा भैया 21 तारीख तक के जितने मेरे बिल हैं ड्यू है वो जाके आप मार्केट से पेमेंट लेके आओ। तो अगर हम 21 कर देंगे तो 21 डेज तक की आउटस्टैंडिंग मेरे सामने आएगी। चलिए 21 डेज का कोई नहीं है,
अब मैं आपको यहाँ पे ऑल के अंदर आपको दिखाता हूँ कुछ। अब इसमें यहाँ पर है बिल डेट और फ्रॉम। इसके अंदर ये होता है कि अगर मैं एज ऑन 22/4 का रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर में 22 तारीख तक के बने हुए हैं, प्लस वो बिल भी आएंगे जो आपके अभी तक पेमेंट नहीं आए हैं और जो मेरे पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आए थे, मतलब वो हमारे ओपनिंग में शो हो रहे हैं और उनका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं तो ये पूरा एज ऑन ही रहेगा, सीधा सीधा आएगा। अगर इसमें मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर दिया, फ्रॉम डेट, अगर फ्रॉम डेट में मैंने कहा कि मुझे सिर्फ जो है वो अप्रैल महीने के बिल की आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे 1/4 डाल दूंगा तो 1/4 के बाद 22 तारीख तक या 15 तारीख तक या 20 तारीख तक जो भी डेट मैं सिलेक्ट करता हूँ, उस डेट तक जितने बिल बने होंगे सिर्फ वही आएंगे, उनका क्या स्टेटस है वही मुझे शो करेगा। इसीलिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं ताकि इससे पहले वाले सारे बिल आए। पर हम सिलेक्शन कर सकते हैं, सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो बिल हमें शो कर रहा है कि देखिए अगर मैंने यहाँ पे बिल सिलेक्ट है और मैं यहाँ पर आपका ड्यू ओवर ड्यू ये सब चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि आपका राम एडिसन है। ठीक है। तो राम एडिसन के जो बिल मेरे 20 तारीख को ड्यू हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ड्यू डेट डल ही नहीं है, तो वो सेम डेट पे ड्यू हो रहे हैं, तो वो भी शो हो रहा है। लेकिन जो मेरा 7 डेज है और जिसकी ड्यू डेट 27 है, तो वो भी शो हो रहा है। अगर मैं ये राम मेडिसिन के पास ये रिपोर्ट लेके जाऊंगा कि सर मुझे 4314 रुपीज दे दो, तो कहेगा कैसे, तो मैं कहूंगा सर मेरे ये 3 बिल 4 बिल हैं, तो कहेगा भैया ये बिल तो मेरा ड्यू हुआ ही नहीं, ये तो आपका 27 को होगा, तो आप इसको अभी से क्यों लेके आ गए, है ना। तो आपको यहाँ पे अगर वो ड्यू आप क्लिक करेंगे तो वही बिल आपको शो होंगे जो आपके ड्यू हो गए हैं। ठीक है। तो इसमें वो बिल नहीं आया क्योंकि वो आपका अभी ड्यू नहीं हुआ है, वो इन फ्यूचर में आपका ड्यू होगा, क्योंकि 7 दिन का तो उधारी आप उसको ऑलरेडी दे ही रहे हो। ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये है सीरीज सिलेक्शन, ये सब है। ओवर ड्यू होता है कि जब ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट नहीं करता कस्टमर, वो ओवर ड्यू हो गया है। तो ऐसे कौन से हैं जिनका बिल ओवर ड्यू हो गया, तो वो भी आप फिल्टर कर सकते हो। उसका यहाँ पे ये देखिए सेटअप में ओडी है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस पे टिक करूंगा तो मुझे ये दिख जाएगा कि कौन से ऐसे बिल हैं जो ओवर ड्यू हो गए हैं। जैसे मुझे ये दिखा रहा है वापस राम एडिसन में, देखिए कि 20 का उसको 20 को पेमेंट करना था, आज उसका 2 दिन ऊपर हो गया क्योंकि रिपोर्ट में 22 तारीख को निकाल रहा हूँ, तो दैट मीन्स 2 दिन ओवर ड्यू हो गए हैं, उसने पेमेंट नहीं दिया है। तो मेरे ऐसे कितने बिल हैं उसकी अलग से रिपोर्ट निकालनी हो कि जिनका ओवर ड्यू सपोज 5 दिन से ज्यादा हो गए। ऐसी कौन सी पार्टियां जो 5 दिन से ज्यादा जिनके ऊपर उधारी होगी और वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं ड्यू डेट के बाद भी। तो आप अगर आप ये निकालते हैं तो देखिए अब आपके पास वही फिल्टर होके आएंगे जिनका उधारी 5 दिन से ज्यादा है, जिनका ओवर ड्यू 5 दिन से ज्यादा है, इसमें 2 दिन वाले नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया। इसके बाद ये सारे सिलेक्शन है, एरिया वाइज सिलेक्टेड, एक एरिया सिलेक्टेड एरिया का निकालना है, एक सिलेक्टेड सेल्समैन का निकालना है, तो ये सारे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया बिल वाइज। अब लोग कहते हैं कि भैया मुझे बिल वाइज नहीं चाहिए, आप मुझे सिंपल समरी दे दो, इस पार्टी से मुझे इतना पेमेंट लेना है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, समरी पे टिक कर देंगे। बस समरी पे टिक करना है और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ये ओवरड्यू सब हटा दीजिए। ठीक है। अगर आप ये क्लिक करते हैं तो सीधा सीधा आपके सामने ये आ गया, भैया राम से आपको 5,000 रुपये लेने हैं और अमित फार्मा से इतने लेने हैं। क्योंकि मेरी 2 फर्में थी तो दोनों के रिकॉर्ड अलग दिखा रहा है। अगर इसको मर्ज करना है तो यहाँ मर्ज फर्म कर दीजिए, तो ये इस तरह से भी आपके कंबाइन हो गया बैलेंस कि भैया मुझे टोटल आपसे 7,000 रुपये लेने हैं। अब आप ये नहीं बता पाएंगे कि इस फर्म में आपको ये इतने का चेक बनाना है और इस फर्म में इतने का बनाना है। ठीक है। तो ये चीजें आ गई। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और है आउटस्टैंडिंग में कि आप मंथली भी जा सकते हैं। ये अभी नया ऑप्शन आया है, पहले नहीं था। ठीक है। फ्रॉम में हटा देता हूँ। अगर इसको आप प्रिंट करते हैं तो आज की डेट कोई अप्रैल मान रहा है, तो अप्रैल की आउटस्टैंडिंग अमित फार्मा की इतनी है जो पेमेंट नहीं आया है, और इससे पुराने वाली को ओपनिंग मान रहा है, तो ये आपके ड्यू है, टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी इतनी है। इसके बाद जैसे जैसे आपके डेज बढ़ते जाएंगे आपके उतने कॉलम यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। ये इसी वर्जन में आया है, ये अभी वर्जन अभी लॉन्च नहीं हुआ, टेस्टिंग के लिए था, कल ही मैंने अपडेट किया था, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। ठीक।
तो इसमें समरी में आप ये नंबर ऑफ बिल कितने हैं ये आप मतलब इस टाइप की रिपोर्ट से आप छाप सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें एक एजिंग भी आता है। तो मतलब ये जैसे कस्टमर कहता है कि मुझे बैंक में स्टेटमेंट देना है अपनी आउटस्टैंडिंग का। जो लोग बिजनेस में जानते हैं वो जानते हैं कि हर एक जो कस्टमर स्टॉकिस्ट है या जो भी बिजनेस कर रहा है, अगर वो बैंक से लोन लेके काम करता है, सीसी लिमिट पे काम करता है, तो उसको हर महीने या 3 महीने में जैसा बैंक की टर्म्स है कस्टमर के साथ, उसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि मेरे को मार्केट से कितना पैसा लेना है और मार्केट में कितना पैसा देना है। ठीक, मतलब बेसिकली लेना कितना है वो बैंक देखता है और उसका स्टॉक देखता है कि कितना वो उसके पास स्टॉक है। वो उसी बेस पे वो उसकी ये निकाल लेता है वर्थ कितनी है, और उसका लिमिट जो है वो सेंक्शन रहती है हर 2 महीने या 3 महीने में उनको वो आगे मतलब ये रिपोर्ट देनी होती है। तो उनको ये देना होता है कि भैया आपके 60 डेज पुराने कितने ऐसे बिल हैं जो पेमेंट नहीं आई, या 90 डेज पुराने कितने हैं। तो आपने ये एजिंग बना रखा है, हमने 5 लेवल तक बना रखा है। अगर बैंक 2 लेवल मांगता है कि यार 90 डेज पुराने वाले बिल दे दो और 90 डेज से पहले वाले दे दो, तो आपको सब हटा देना है। तो सिर्फ एक ही एजिंग टाइप रखना है, आपने ये 90 रख दिया। ठीक, तो जब आप इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो आपके सामने जो है वो फिल्ट्रेशन कर देगा कि टोटल बिल आपके जो हैं ये इतने हैं, लेकिन आपके टोटल आउटस्टैंडिंग में से सब 90 डेज के अंदर के हैं, 90 डेज के ऊपर का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कॉलम आपके उसने फिल्टर कर दिए कि कौन सा पेमेंट आपका पुराना है और कितना पेमेंट आपका नए वाला है। क्योंकि बैंक ये मानता है कि जितनी उधारी आनी है रिकवर होनी है और 90 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। मतलब वो इस पैसे को तो ये मान लेता कि ये भैया ये पैसा डूब गया, इसका आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो डूब गया। राइट, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। मोटा मोटा मैंने समझा दिया है, आप इसको थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसके अलावा यही रिपोर्ट आप जो है पार्टी वाइज, सेल्समैन वाइज, एरिया वाइज, रूट वाइज अपना सब एक्सेल से निकाल सकते हैं। तो हमने सेल्समैन का देख लिया, डिस्पैच समरी देख ली, और सेल्समैन वाइज या एरिया वाइज कैसे निकालेंगे वो हमने बता दिया। इसके अलावा बाकी जो इसका इफेक्ट है वो सारी सेल्स की रिपोर्ट्स ये हैं, इन सब जगह जाएगा जो भी इनवाइस डाली है। तो जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो, जैसे हमने एक दिन का रिपोर्ट निकाला है यहाँ पे, हमने कुछ टिक नहीं किया, सिंपल पर्टिकुलर एक डेट डाला कि 1/4 से मुझे चाहिए और हमने प्रिंट किया, तो आपकी वैल्यू इस तरह से ये आ गई। ठीक है, अगर आप इसको फर्म वाइज सिलेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे मुझे पर्टिकुलर इस फर्म का निकालना है, तो आपका एक फर्म का भी वो रिकॉर्ड उतना ही आना चाहिए। तो इसको आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ये सारे सिलेक्शन दिए हैं कि कहाँ पर, ये इंडेक्स दिया है कि हमें डेट वाइज जाना है कि सेल्समैन वाइज जाना है, और ये इंडेक्स मतलब किस ऑर्डर में वो अरेंज होगा। और ये वो कॉलम है जो हमें प्रिंट करने की, हमें इसके रिपोर्ट में क्या क्या कॉलम चाहिए, है ना। कैश क्रेडिट सेपरेट करना है, या मुझे इसके अंदर आइटम बिल डिस्काउंट देना है, या मुझे सेल्समैन स्टेशन छापना है। तो इसको आप फिर सेटिंग करेंगे तो इस तरह से ये आपको शो होगा। राइट, तो सेल्समैन वाइज मैंने किया तो ये इस तरह से डेट वाइज किया। आप इसको अगर चेंज करते हैं यहाँ पे सेल्समैन वाइज, तो वो सेल्समैन वाइज उसका ग्रुपिंग कर देगा। ये सारे बिल एक साथ कर दिए, इसमें कोई सेल्समैन सेलेक्ट नहीं है, और यहाँ पे इस सेल्समैन के 2 बिल हैं तो मुझे इस सेल्समैन का टोटल मिल गया। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब ये होता है यहाँ पे। और बाकी ये सब फिल्ट्रेशन है और ये टिकिंग है। सेव सेटिंग करेंगे तो जो लास्ट सेटिंग मैंने करी है वो हमेशा सेव रहेगी, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चालान के बारे में चलो सीएन और चालान दोनों लेते हैं। चालान में हमने बताया था कि सेल के अंदर, जैसे पहले भी मैंने परचेज में बताया था कि इसका इफेक्ट सिर्फ स्टॉक पे पड़ता है। कि जैसे आपने परचेज में बताया था कि स्टॉकिस्ट, अगर हम रिटेलर हैं, स्टॉकिस्ट हमें चालान पे माल दे रहा है, इसी तरह आज हम स्टॉकिस्ट बने हुए हैं और हम चालान पे गुड्स को इशू करेंगे। डिलीवरी चालान इसको बोलते हैं। इसका इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पे आता है, और अकाउंट पे कोई इफेक्ट इसका नहीं आएगा इस डिलीवरी चालान का। ठीक है, जैसे बिल बना रहे हैं वैसे ही हमें चालान बनाना है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। इसमें भी सेल्समैन आएगा, इसमें वो सारी चीज आएंगी जो हमने बिल पे बताई थी। ठीक, तो एक चालान हमने यहाँ बना दिया, और यहाँ पे फ्री क्वांटिटी जो देनी है वो दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, सब कुछ सेम एज इट इज वही चलेगा। और स्टॉक भी आपका चालान लेवल पे ही लेस होता जाएगा। अगर यहाँ पे 10 पीस दिखा रहा है और चालान पे आपने 2 पीस दे दिए हैं तो वो आपके जैसे लेस होते जाएंगे। सेम एज इट इज पैटर्न है।
सेव कर दिया और इसका प्रिंट निकाल लिया, इनवॉइस आपका चालान पे निकल गया। ठीक है, गुड्स आपका चला गया। अब क्या होता है कि जब हम बहुत सारे चालान हो सकते हैं इकट्ठे, एक पार्टी के मल्टीपल चालान, है ना, अलग अलग डेट में अलग अलग प्रोडक्ट के, इस तरह से कि जो बंच मार्केट है वहाँ पर भी कई बार क्या होता है कि रिटेलर बार बार आते हैं, या स्टॉकिस्ट टू सब स्टॉकिस्ट होते हैं, जो जिनको ये बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि सैमी का काम करते हैं, कि यहाँ से माल परचेज किया वो कहीं से भी माल परचेज कर सकते हैं। तो स्टॉकिस्ट जो ऑथराइज है वो कहता है यार तुम दिन में 5 बार आते हो तो मैं 5 बार बिल नहीं बनाऊंगा, शाम को एक साथ इकट्ठा बिल बनाऊंगा या नेक्स्ट डे तुम्हारा एक ही बिल बना दूंगा। या जैसे एमपी की बात करें, जबलपुर वाले, ये लोग वीकली बिलिंग करते हैं, पूरे शहर के रिटेलर्स होलसेल मार्केट से पूरे हफ्ते स्टॉक लेते रहते हैं और वीक में एक ही बार इनवाइस जनरेट कराते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से हम सेल करते चले गए। अब यहाँ पे ऑप्शन है चलान टू बिल। यहाँ से आप जैसे परचेज में मैंने बताया था, इसमें भी ये सेम ऐसा ही है, आप रीड करेंगे तो सारे चालान आपके। अच्छा, अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपने चालान इशू कर दिया, लेकिन आपको बिल किस सीरीज में बनाने हैं, ये इसलिए होता है कि यहाँ पर भी लोग मल्टीपल सीरीज में काम करते हैं, वो चालान वाली पार्टी की अलग सीरीज बना के रखते हैं और जो रेगुलर बिल बन रहे हैं उसके लिए अलग सीरीज। सीरीज हमें क्यों बनानी पड़ेगी अलग अलग, कि करंट के बिल जो है जो डायरेक्ट पार्टी कैश में ले जा रही हैं उसको मैं आज की डेट में बनाता हूँ, और चालान जो है लोग माल लेते रहते हैं तो हो सकता है मैं एक दिन पहले की डेट में बनाऊँ। आज जो मैंने चालान बनाए हैं उसका बिल मैं नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आज शाम को फिर से फोर्स लेने आ जाए, तो वो चालान टू बिल जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो एक दिन बैक का करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है कि वो करंट सीरीज में नहीं करते, सीरीज अलग से कर सकते हैं। तो आपको सीरीज सिलेक्शन यहाँ देना है, रीड करेंगे तो आपके सामने वो सारे चालान आगे जो आपके सेल के हैं। अब इसके अंदर जो है भाई जो चालान में बहुत ज्यादा काम करते हैं, सिंपल है कि आपने सिलेक्ट ऑल किया और यहाँ पे मेक इनवॉइस कर दिया, तो अगर वो क्लाइंट के एक से ज्यादा चालान है वो सब बिल में आपके कन्वर्ट हो गए। अब इसमें यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन है, आप डेट का रेंज डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक दिन पहले के बनाएंगे। इसके अलावा आप सेल्समैन पार्टी ये सब सिलेक्शन कर सकते हैं, कि एक पार्टी आके नहीं सर मुझे तो अभी बना के दे दो पहले, तो आप यहाँ पे पार्टी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये ग्रेटर देन लेस देन अमाउंट भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके जैसे बहुत सारे चालान आपके बनते हैं, राइट, तो वो बल्क में पूरा वीक का एक साथ करते हैं, तो कई सौ बिल बनते हैं एक साथ। अब उनको क्या होता है ना, पार्टी के पास जो हफ्ते में एक या दो ही चालान पे माल ले गया, 100 रुपए का उसका बिल बना, तो पार्टी कहती है यार 100 रुपए का बिल क्यों बना दिया, है ना। तो उसके लिए अमाउंट का फिल्ट्रेशन दिया हुआ है कि भाई आप जो है 100 रुपए से नीचे वाले जो है जिनकी बिल वैल्यू मतलब दो तीन चालान को भी मिला के एक से ज्यादा चालान की वैल्यू 500 रुपए से कम है, तो वो मेरे फिल्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए, उसका जो बिल कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब चूंकि आप चालान पे माल दे रहे हैं, ये तो सिंपल है, और आप चालान पे माल वापस भी ले रहे हैं, ठीक, तो पैटर्न एमपी में सेम है कि भैया अगर आप चालान पे माल ले रहे हैं वापस देना भैया, रख जाओ, पर्ची बना के दे देते हैं, बिल जब बनेगा तभी साफ हो जाएगा। तो वो गुड्स रिटर्न के चालान आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक्सपायरी और ब्रेकेज के भी आप इसी बिल के अंदर एडजस्ट करेंगे तो वो उसी बिल में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आपने यहाँ पर मान लीजिए रिटर्न का सेल रिटर्न, सेल रिटर्न में चालान है तो चालान में ही आपने एंट्री करी कि गुड्स आपने चालान पे दिया था आज, उसको समझ नहीं आया या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसने वापस कर दिया, तो वो एंट्री आप जो रिटर्न की एंट्री है वो यहाँ से करेंगे। इनवाइस मतलब क्रेडिट नोट, मैं इसके बाद बताऊंगा, चालान में पहले बता रहा हूँ। तो चालान में ही वापस लेंगे, तो इसका इफेक्ट भी चालान में ही आएगा, स्टॉक पे ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपने पार्टी सिलेक्ट कर ली और इस तरह से बनाने चले गए, और आपने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। अब जो बैच आपने सिलेक्ट किया है तो उसने बता दिया कि ये बैच का माल आपने उसको कब कब किस किस बिल पे बेचा था। ठीक है, तो वो ये आपको ये बताता है कि ये भैया रिटर्न बिल नंबर है, बेसिकली ये आपका जो है वो पीएन के लिए है, रिटर्न बिल नंबर पूछता है।
तो यहाँ पर आप जो है F1 करके रिटर्न बिल नंबर ले सकते हैं, लास्ट बिल नंबर आपने कब दिया था और वो क्वांटिटी आपने रिसीव कर ली। तो ये तो चालान हो गया। इनवॉइस भी जो क्रेडिट नोट बनाएंगे वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न वाला चालान भी इसी के अंदर आ गया। इसका मतलब ये है कि जब आप इनवॉइस कन्वर्ट करेंगे, जो एक इनवॉइस बनेगा, जैसे मैंने कल बताया था कि बिल के अंदर आप रिटर्न बटन दबा के रिटर्न ले लेते हैं, वो तो एक केस वो हो गया जो सीधा सीधा बिल पे ही काम करते हैं। और जो चालान पे काम करते हैं, चालान पे इशू करते हैं और चालान पे ही रिटर्न लेते हैं, तो वो इस तरह से यहाँ पर अगर टिक कर देंगे तो उस पार्टी का जो मैंने रिटर्न लिया है वो भी इसी तरह से आपका यहाँ पर इनबिल्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैग ऑल किए, मेक इनवाइस, तो इस तरह से वो पार्टी वाइज सबके इनवाइस अपने आप बनाता चला जाएगा, सेव करता जाएगा। अब जो आप बिल प्रिंट करके देंगे उसके अंदर भी, ये तो देखिए इनवाइस सारे बन गए। अब यहाँ पे पेंडिंग में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं इसका बिल देखूं तो बिल बुक, अच्छा ये सेल रजिस्टर जो आपका आता था बिल बुक, ये भी फॉर्मेट चेंज हो गया। कई लोगों ने आज पहली बार देखा होगा। तो इसमें हमेशा जो करंट डेट के या जो लास्ट डेट पे मैंने एंट्री करी है वही रिकॉर्ड हमें शो करता है, ठीक है। और उसका नीचे मुझे ये भी बता रहा है कि भैया ये इनवाइस किस सेल्समैन पे बना था, या इनवाइस वाइज डिटेल नीचे आपको चेंज हो रही है। पार्टी का एड्रेस वगैरह, जीएसटी नंबर, डिस्काउंट, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो नया पे नया ऑप्शन आ गया कि ये बिल हमारा पेड है कि अनपेड है, मतलब इस बिल के पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट हमने कोई पेमेंट रिसीव की है या नहीं की है। और यहीं से ही आप कंट्रोल पी करके, अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कंट्रोल पी है ना, तो यहीं पर आप कंट्रोल पी करेंगे तो यहीं से आप इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। आपको इनवॉइस को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मेट सेलेक्ट होगा डिफॉल्ट उसी फॉर्मेट पे आपको ये ऑन स्क्रीन आ गया। तो ये मैंने सेल किया था और ये मैंने रिटर्न वाला जो लिया था चालान से वो आ गया। अब इस बिल के अंदर आपको ये भी प्रिंट करना है कि ये किस चालान पे आया था, तो उसके लिए जब फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा उसमें आ जाएगा कि आप चालान नंबर की कमांड लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज वो चालान नंबर प्रिंट हो जाएंगे कि कौन कौन से चालान के अगेंस्ट में हमने ये बिल बनाया है, ठीक। अब इसी में ही कंट्रोल आई करके आप आइटम भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। F2 करके आप फिल्ट्रेशन चेंज कर सकते हैं कि भैया एक तारीख से कितने बिल आए, तो ये आ गया। और नीचे कैश कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, ये सारे नए ऑप्शन इसमें आए हैं। अब वापस आ जाते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर मेरा इनवॉइस चला गया है कस्टमर के पास और उसमें अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो क्या मेरा चालान में चेंज होना चाहिए। अब क्या हो गया, कई के बाद ऐसा केस हो गया कि भैया आज मैं उसको इनवाइस लेके गया कि सर आप पेमेंट दे दीजिए एक हफ्ते बाद, राइट। कस्टमर ने कहा भैया ये वाला जो माल है ये मुझे नहीं चाहिए, ये आपने गलत भेज दिया। अब मेरे पास आया कि सर अब तो मैंने इनवाइस बना दिया है, तो उसने कहा सर अपना इनवाइस ठीक कर लो। अगर मैं इनवाइस ठीक करता हूँ तो भाई मैंने तो गुड्स चालान पे दिया था, तो स्टॉक का इफेक्ट चालान से था। तो पहले क्या होता था कि वो जैसे ही मैं बिल ठीक करता था तो मेरे चालान पे हमेशा पेंडिंग शो करता था। उसके बाद फिर मैं चालान को भी एडिट करता था, राइट। तो अब सेटअप में ऑप्शन है कि अकॉर्डिंग टू बिल आप जो है चालान चेंज कर सकते हैं। तो एक हल्का सा आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आप इनवॉइस चेंज करते हैं तो आपका चालान में भी इफेक्ट हो जाएगा, ताकि आपको चालान को दोबारा से एडिट ना करना पड़े। और मेरा जो स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक है, वो मेरा वो इंक्रीज हो जाए। तो फिर क्या हुआ, फिजिकल मैंने वापस ले लिया और मैंने बिल आके एडिट कर दिया, तो मेरा पेंडिंग चालान में उतनी क्वांटिटी जो डिफर थी वो रहती थी, जिससे मेरा सिस्टम का स्टॉक नहीं बढ़ता था। कई सारे इशू थे। तो यहाँ पर जनरल में अगर आप देखेंगे, हाँ, एडिट चालान अकॉर्डिंग टू बिल, ये आपका ठीक रहेगा तभी ये काम करेगा। और डिलीट चालान ऑन बिल, अगर मैं पूरा बिल डिलीट कर देता हूँ, उसने कहा कि भैया मुझे पूरा माल ही नहीं, बिल ही नहीं चाहिए, आप वापस लेगा, ठीक है। कोई भी केस हो सकता है, केस नहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिल डिलीट करते हैं तो क्या चालान आपका पेंडिंग वापस खड़ा हो जाए या चालान भी डिलीट हो जाए। तो ऑप्शन है हमेशा हो जाए, नहीं हो, या आपसे पूछे, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और केस होता है, वो होता है आपका चालान के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 6 या डिलीट चालान आफ्टर सेल ट्रांसफर।
मतलब जैसे ही मेरा इनवॉइस ट्रांसफर हो, मेरा चालान के रिकॉर्ड हट जाए, मुझे पेंडिंग चालान चाहिए ही नहीं। तो ये भी केस होता है, पर बाय डिफॉल्ट इन रहता है, क्योंकि बाद में कस्टमर ये कहता है कि भैया चालान की कॉपी लेके आओ, मैंने माल कब लिया था। अगर आप ये DDDS कर देंगे तो वो आप कॉपी नहीं दे पाएंगे। ये तो हो गया चालान से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप इनवॉइस चेंज करेंगे वो करके देख लेना। अब जो है रिटर्न में मैं क्रेडिट नोट भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल रिटर्न में जब क्रेडिट नोट बनाएंगे, तो जैसे हमने सेल दिया, गुड्स दिया है, अगर वो मुझे वापस करता है, तो जो मैंने पहले केस बताया था कि डायरेक्टली चालान पे काम नहीं करते हैं, अगर हम डायरेक्ट इनवॉइस पे करते हैं, तो ये मेरा CN जब बनेगा तो इसका दोनों जगह इफेक्ट जाएगा, स्टॉक पे भी और GST अकाउंट सब जगह। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप गुड्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो आपको रिटर्न बिल नंबर देना है। मतलब ये है कि अगर रिटेलर्स आपके पास कोई स्टॉक वापस लेके आता है कि सर ये आप रिटर्न ले लीजिए, और उसकी रिटर्न में एंट्री में करता हूँ, तो मुझे GST की जो रिपोर्ट आपकी सबमिट होती है, उसके अंदर मुझे ये रिकॉर्ड अपलोड करने होते हैं कि ये जो क्रेडिट नोट मैंने बनाया है, मैंने जो गुड्स रिटर्न दिया है, ये मैंने किस इनवाइस पे आगे रिटेलर्स या अपने कस्टमर को दिया था। तो भैया मुझे अगर रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो मुझे एंट्री के टाइम ये बताना पड़ेगा कि ये स्टॉक मैंने कब उसको सेल किया था। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपकी क्या हेल्प करता है। अच्छा हाँ, इसमें एक और क्लॉज है, वो बहुत अच्छा क्लॉज है कि अगर एक ही कस्टमर है राम मेडिसिन, ये अगर मुझे 2 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट वापस करता है, ठीक है, चाहे वो सेलेबल हो या एक्सपायर्ड गुड्स हो, वो कभी भी मुझे वापस कर सकता है, 6 महीने, साल महीने, 2 साल, 2 साल जब तक है, क्योंकि सेलेबल गुड्स है, 2-3 साल की एक्सपायरी है। मान लीजिए वो 1 महीने बाद वापस लेके आता है कि सर ये माल जो है आपका बिक नहीं रहा, या इसमें कुछ इशू है, आप रिटर्न ले लीजिए और कंपनी को वापस दे दीजिए। जब आप रिटर्न लेंगे, तो उसने आपको एक बॉक्स बना के दे दिया जिसमें 5-6 आइटम है, तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने, इसका ओरिजिनल नंबर, इनवॉइस नंबर क्या था जिसपे मैंने उसको बिल रेज किया था। अब GST ये कहता है कि भैया आप अगर 5 प्रोडक्ट वापस ले रहे हैं और उनका इनवॉइस जो आपने बिल रेज किया था वो अलग अलग है, आपने जो उसको माल बेचा था, ये 5 प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उनका बिल नंबर अलग अलग है, तो आपको क्रेडिट नोट भी अलग अलग ही बनाना है। मतलब आपके, हाँ, आप प्रोडक्ट के हिसाब से अगर जो उसका बिल नंबर अलग अलग है, तो उसका CN भी अलग बनेगा। एक CN में 2 इनवॉइस का माल रिटर्न आप नहीं ले सकते। ठीक है, पहले हम अलग अलग ही बनाते थे, मतलब अगर 5 आइटम है, पांचों के बिल नंबर अलग है, तो मुझे 5 CN बनाने पड़ते थे। अब हमने वो प्रोडक्ट वाइज कर दिया है, तो प्रोडक्ट वाइज आपके यहाँ पे एक हेल्प आ जाएगी, ये रिटर्न बिल नंबर से रिटर्न में। तो जैसे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, नीचे उसने आपको दिखा दिया कि इतने सारे इनवॉइस आपने इसको सेल किए थे। अब यहाँ पर अगर आप F1 करते हैं, तो पर्टिकुलर उसी बैच का, जो बैच आपने रिटर्न दिया है, आपने उसको कब बेचा था, और आपने 2 क्वांटिटी उसको सेल की थी, आपको क्वांटिटी भी मेंशन हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि उससे आप ज्यादा रिटर्न ले लें। ठीक है, तो वहां से आप, आपने रिटर्न ले लिया, तो वो उसने उसी इनवॉइस में जो आपने डिस्काउंट दिया होगा वो उठ के आ जाएगा। आप इसी के अंदर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट आप ले लेते हैं, और इसमें आपने बैच सेलेक्ट किया, तो जैसे ही आप यहाँ पर F1 करेंगे, कहाँ चला गया, ठीक, अब नहीं आई, इसे डिवाइस का है भाई। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसमें से वापस ले लिया। अब इसके क्या है, दोनों के बिल नंबर अलग हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये आपका एंट्री नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन जो आपके इनवॉइस नंबर, CN नंबर होंगे, वो आपके अलग अलग बनेंगे। तो आपके इसके 2 CN प्रिंट होंगे। ठीक है, वाउचर इसके आपके 2 आपके जनरेट होंगे। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे, तो देखेंगे आपके इसके CN 2 जनरेट हुए हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, वाइज डिटेल में शो होगा। और इसका अगर हम प्रिंट निकालते हैं, तो आपके CN भी 2 आएंगे, एक CN ये हो गया आपका, और एक CN नंबर 2 हो गया। तो उसने रिटर्न बिल नंबर के हिसाब से आपके दोनों सेपरेट कर दिए। तो इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये नंबर मेरा अलग चल रहा है और मेरे नंबर, ये नंबर अलग है। ठीक है, इसमें एक और चीज है कि अगर मान लीजिए आपने CN बना दिया है,
और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करते हैं, तो वो आपको वो लाइन हटा के कैंसिल ही करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका सीएन नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो बहुत ध्यान से ये काम करना है, ठीक है। आप उसको हटा देंगे और नेक्स्ट जो भी बनाना है वो करंट डेट में ही बनाएंगे, क्योंकि बैक डेट में आप करेंगे तो वो नहीं लेगा। ये चीज इसमें क्लॉज है। अब आ जाते हैं, मान लीजिए राम एडिसन को अगर हमने सीएन एक बना रहे थे, सॉरी सेल कर रहे थे, है ना। अभिजीत का जो क्वेश्चन था सेल कर रहा है, अब मैंने यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मैंने सीएन बनाया था क्रेडिट नोट, मैंने उसका एडजस्टमेंट नहीं किया। एडजस्टमेंट मीन मतलब मैंने उसकी आउटस्टैंडिंग एडजस्ट नहीं करी। तो मैंने अगर यहाँ पर राम एडिसन का फिर से मैं एक इनवॉइस बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया, हमने कहा मैंने 50 पीस उसको यहाँ पे सेल आउट कर दिया, राइट। एंड मुझे अभिजीत ने कहा था कि उसका सीएन मुझे एडजस्ट करना है। तो उसके लिए नंबर वन एक तो एडजस्टमेंट ये है कि सिर्फ उसका अमाउंट आपका एडजस्ट हो गया। तो उसके लिए आपने क्या करा कि सेटअप में यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल वन के अंदर आपका ये आस्क एडजस्टमेंट इन सेल, अगर ये टिक है, आस्क एडजस्टमेंट इन सेल अगर ये आपका टिक है, तो ऑलरेडी जब आप इसको सेव करेंगे तो उसका अगर कोई सीएन पेंडिंग होगा तो वो आपको इस तरह से मैसेज दे देगा। ये आया। अब उसने कहा कि सर आपका 46 रुपीज का सीएन पेंडिंग है, आपको एडजस्ट करना है, आपका इनवॉइस तो इतने का ही बना है। अब इसका एडजस्ट करने का मतलब यस ये है कि ये एडजस्ट विंडो पे गया और यहाँ पे इसने जो मेरा सीएन था 46 के, तो दोनों सीएन मुझे दिखा दिए, मैंने ये एडजस्ट किया, वापस एडजस्टमेंट नहीं किया, मैंने दोनों सीएन आपके एडजस्ट कर दिए और यहाँ पे न्यू रेफरेंस किया और मेरा ये इनवॉइस जो है जो मेरी आउटस्टैंडिंग बिल मेरा इतने का ही है, जो मेरा बिल जो है 5488 में जो उससे रुपीज पैसा लेना था, अब मैंने दो सीएन उसके 46 के एडजस्ट कर दिए। तो दैट मीन इस बिल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो अब घट के 46 से वो आपका 5442 रह जाएगा, ठीक है। अगर आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालेंगे तो बिल वैल्यू आपकी आएगी ये, एडजस्टमेंट अमाउंट या रिसीविंग अमाउंट आएगा आपका ये 46, और रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका आएगा 5442। तो इसका मतलब है आपका ये इनवॉइस यहाँ से एडजस्ट होता है। और जब आप इसका इनवॉइस आप प्रिंट करेंगे तो आप फॉर्मेट में ये कमांड देंगे कि अगर जैसे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है, मतलब आपने 46 रुपीज का इसमें एडजस्टमेंट किया है, तो आपकी जो टोटल बिल वैल्यू है वो उसको हम लेस करके यहाँ पर प्रिंट करेंगे। इसमें लेस नहीं किया है तो इसमें अगर हम कमांड वो रख देंगे कि आपकी बिल वैल्यू माइनस क्रेडिट नोट वैल्यू, तो आपकी लेस होके यहाँ पे शो होगी, क्योंकि हमने उसको सीएन अलग से बनाया था, सीएन अलग से प्रिंट दिया था। अब अगर आप चाहते हैं कि वो सीएन हमें इसी के अंदर उसके प्रोडक्ट भी प्रिंट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर वो एक तरह से सही नहीं है। वो चालान के केस में तो सही है कि आपने ओरिजिनल इनवाइस ही नहीं दिया। यहाँ पे तो अगर आप सीएन दे रहे हैं तो आप एक किसी बिल नंबर के अगेंस्ट उसको एडजस्ट भी कर, मतलब रिटर्न बिल नंबर का भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं और जीएसटी में भी वो सीएन नंबर दे रहे हैं, तो वो अलग से ही प्रिंट करने में सही है, ठीक है। चलान वाला मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो चलान एडजस्ट हो रहा है तो वो एक ही बिल के अंदर ही लेस हो रहा है, उसमें सीएन नंबर अकाउंटिंग के लिए अलग से जनरेट नहीं हो रहा। यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर क्या है कि उसका सीएन अलग से जनरेट हुआ, इनवॉइस के अंदर हमने उसका खाली एडजस्टमेंट जो किया वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट हो रहा है। अगर हम सेल बुक की बात करें जो हमने आज आपको बताया था, तो देखिए यहाँ पर भी हमें शो कर रहा है कि हमने इस बिल के अंदर 46 रुपीज का एडजस्टमेंट किया है। इनवॉइस मेरी वैल्यू जो है वो 5488 थी, इतना मैंने एडजस्ट किया है। अगर मैं इसकी आउटस्टैंडिंग देखूंगा तो मेरा इतना अमाउंट कम हो चुका है और ये पार्शली पेड भी मुझे दिखा रहा है, और कौन सा सीएन मैंने एडजस्ट इसके अंदर किया है वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने आपको बताया था कि स्टॉक, ये मतलब इस एंट्री से सारे आपके स्टॉक आउट हो रहे हैं, तो सैंपल इशू ये वही है जो मैंने परचेज में बताया था कि अगर स्टॉक लिस्ट है और सैंपल आया आपको आया और वही आपको आगे इशू करना है, कमर्शियल वैल्यू नील है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टॉक इशू से आपका स्टॉक कम होगा, इन्वेंट्री पे इफेक्ट जाएगा, अकाउंट्स में नहीं आएगा। इसका यूज कई जगह हम ब्रांच ट्रांसफर के लिए भी करते हैं,
कि मेरा जीएसटी नंबर सेम है और मेरा एक शॉप यहाँ पर है और एक शॉप मेरी दूसरी लोकेशन पे है और मुझे यहाँ से गुड्स वहाँ ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी मुझे एक चालान बनाना है। मैं सेम जीएसटी पे इनवॉइस नहीं बना रहा हूँ, तो उसको हम स्टॉक इशू भी कर सकते हैं सेम अपने नाम से अकाउंट बना के और वहाँ पर ब्रांच में हम स्टॉक रिसीव से वो एंट्री ले लेंगे। तो मेरा स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है और अकाउंटिंग पार्ट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो स्टॉक इशू से और परचेज के अंदर आप स्टॉक रिसीव से एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है काउंटर सेल। काउंटर सेल क्या होता है कि रिटेल में यूज होता है। यहाँ पर मैं किसी कस्टमर का ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसके नाम पे बिल बना रहा हूँ। काउंटर सेल जो है कि काउंट जैसे नाम है कि भी काउंटर सेल है, अब रिटेलर ही ये यूज करते हैं। मैं आपको यही होलसेल के अंदर ही इसको बता रहा हूँ कि कस्टमर आया, सर मुझे च्यवनप्राश दे दीजिए, राइट, क्योंकि फार्मासिस्ट वो भी चीजें बेचते हैं, या आपने टूथब्रश ले लिया तो वो उसका एक प्रेस्क्राइब भी लिया, वो सब चीजें डॉक्टर का प्रेस्क्राइब तो है नहीं, तो पेशेंट भी नहीं है, तो वो उतनी डिटेल नहीं डालते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसका सारी एंट्री एक जगह करते हैं और शाम को एक बिल बना देते हैं जो जनरल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करे, काउंटर में गए और सिंपल उन्होंने यहाँ पर एक इनवॉइस बना दिया, तो यहाँ से भी मेरा क्या हुआ, स्टॉक इशू होता गया। ठीक है, और वो अपना सेव करके पेमेंट लेते गए। तो इस तरह से आप ये जो है काउंटर सेल इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब ये काउंटर सेल भी आप जो है वो अपना इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक तरह से चालान की तरह ही है। ठीक, पर ये पर्टिकुलर चालान में फर्क ये होता है कि मैं पर्टिकुलर एक क्लाइंट को इशू कर रहा हूँ और उसी के नाम पे बिल रेज करता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मैं किसी के नाम पर भी सेव नहीं कर रहा, ये चालान मैं किसी के नाम पे एंट्री नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इनको जब मैंने मान लिया सुबह से शाम तक 50 या 100 एंट्री ऐसे ही कर दी है, तो मैं सबका उठा के एक कैश बिल में कन्वर्ट कर दूंगा या पर्टिकुलर किसी एक के नाम पे उसको एंट्री दिखा दूंगा। तो इस तरह से ये काउंटर सेल भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये काउंटर सेल जो है मेरी चालान की तरह ही वर्क कर रही है। अब आ जाते हैं आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे नाम पता है, नाम से मालूम हो रहा है, रिटेलर्स में काफी यूजफुल फॉर्म है यहाँ पे। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं या पर्टिकुलर पेशेंट के नाम से या अकाउंट नेम से या बारकोड से, जैसे ही आप रीड करते हैं तो जितना आपने स्टॉक यहाँ पे सेल आउट किया है, इनवाइस नंबर, डेट, किसको दिया है, कैसे दिया है, वो सब आ जाता है। और जैसे आप यहाँ फिल्टर करके डालते हैं तो वो आपका फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, किसने दिया है, कैसे दिया है, तो यहाँ पर आप उसको इंक्वायरी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक तरह से इजी तरीका है। अगर आपको पर्टिकुलर एक बारकोड सेलेक्ट करते हैं या स्कैन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन ले गया है, या मोबाइल नंबर डालते हैं या पेशेंट का नाम। यहाँ पर अगर आप लाइक करके भी लिखते हैं, लाइक मतलब अगर हमने बीच में कोई भी करेक्टर लिख दिया तो जहाँ पर ये होगा वो फिल्टर सर्च करके लिया आएगा। ठीक है, तो जे नाम का कोई नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।